नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। संडे स्पेशल के इस खास एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा। दर्शकों, आज के इस स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे कि कैंसर जैसी बीमारी से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। जी हां, ये हम नहीं बल्कि खुद चिकित्सक बोल रहे हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित के पास, जो बताएंगे कि कैंसर से ग्रसित रोगी इससे कैसे लड़ सकते हैं। दर्शकों, आज आप देख रहे हैं कि हर घर में एक कैंसर ग्रसित रोगी पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कैंसर को कैसे हम पहचानेंगे, इन सब विषयों पर यानी कि कैंसर के लक्षण, कारण और निवारण के लिए आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित जी के पास। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर के लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि इस रोगी को कैंसर है। कैंसर, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इसका कुछ एक खास लक्षण नहीं है कि मतलब ऐसा हो गया तो आपको कैंसर ही है जी। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना रहता है। जैसा कि एक वर्ड उसमें दिया गया है कॉशन। कॉशन को जब आप डिकोड करेंगे तब मिल जाएगा आपको क्या क्या चीज है जिसपे आपको फोकस करना है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। सी का मतलब है चेंज इन ब्लैडर और बॉवेल हैबिट। आप सुबह उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं जी। इसमें अगर कुछ चेंज आ रहा है, क्या चेंज हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, लूज मोशन हो सकता है। ये है बॉवेल का। ब्लैडर हैबिट में पेशाब में ठीक से पेशाब नहीं हो रहा है, रुक रुक के पेशाब हो रहा है, ये है। तो पहला है चेंज इन ब्लैडर एंड बॉवेल हैबिट। ए है, ए का मतलब है अ सोर दैट डजंट हील, मतलब एक जख्म है जो भर नहीं रहा। कोई भी बॉडी में जो जख्म रहता है हफ्ते 10 दिन में उसको भर जाना रहता है, लेकिन अगर वो नहीं भर रहा है हफ्ते 10 दिन में तो आपको एक डॉक्टर से मिलना है। CAU, यू का मतलब है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। कहीं से भी कोई ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ डिस्चार्ज हो रहा है जो अनयूजुअल है, तो हमको उस पर सोचना है ये ऐसा क्यों है। महिलाओं में क्या होता है कि मासिक धर्म होता है तो मालूम है कि वो यूजुअल है, एक हर महीने उसको आना रहता है। उसके अलावा अगर कुछ हो रहा है तो डॉक्टर को मिलना है, मतलब सोचना है ऐसा क्यों हो रहा है। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। CAUT, टी का मतलब है थिकनेस और लंप। शरीर में कहीं भी या ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ गिल्टी है तो आपको एक डॉक्टर से सलाह लेना है, मिलना है। CAUTI, आई का मतलब है इनडाइजेशन। खाना अगर प्रॉपरली आपका पच नहीं रहा या वेट लॉस हो रहा है तब आपको सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओ का मतलब है ओवियस चेंज इन मोल। ये जो हमारा मस्सा होता है, ये जो काला धब्बा होता है, तिल जिसको बोलते हैं, उसमें अगर कुछ चेंज हो रहा है तो हमको सोचना है ऐसा क्यों है। वो जो चेंज है उसमें कैसा रहता है, वो ABCD रहता है। ए का मतलब उसका एरिया जो है वो बढ़ रहा है, एसिमेट्री हो रहा है। बी का मतलब जो बॉर्डर है वो ठीक से नहीं है, चेंज हो रहा है, नॉर्मली जैसा था पहले उसमें चेंज आ रहा है। सी का मतलब कलर उसका चेंज हो रहा है, और डायमीटर उसको जो साइज है उसका वो अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसको सोचना है कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। एन है, एन का मतलब है एक नैगिंग कफ है जो ठीक नहीं हो रहा। कोई भी कफ जो है 3 हफ्ते में ठीक हो जाना रहता है, लेकिन अगर वो 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो आपको सोचना है। कितना बार प्रचार में आता है 3 हफ्ते से अधिक खांसी टीबी हो सकता है। दूसरा है वो कैंसर भी हो सकता है। तो अगर इन सब ये जो कॉशन है, 6-7 चीजें हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल ही आप कैंसर को शुरुआती अवस्था में पकड़ सकते हैं। ऐसा होने का कतई मतलब नहीं है कि आपको कैंसर है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपको डॉक्टर से सलाह लेना है, इतना रहता है। जी। तो अगर शुरुआती दौर पर अगर हम पेशेंट डॉक्टर को दिखा लें तो कितना प्रतिशत आप बता सकते हैं कि कैंसर जो है वो ठीक हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसको दूसरे तरह से ऐसे ही समझ सकते हैं, ये 20-80 का रेशियो चलता है। 20-80 का मतलब है अगर शुरुआती अवस्था में हमारे पास मरीज आया, ठीक होने का चांस 80% है, लेकिन ऐसा मरीज सिर्फ 20% ही हमारे पास आ पाता है। 20% है जो अर्ली अवस्था में आता है, उसका ठीक होने का चांस 80% है। हमारे पास जो मरीज आता है 80% मरीज ऐसा आता है जिसका बीमारी बहुत बढ़ा रहता है, उसका ठीक होने का चांस सिर्फ 20% रहता है। यही है, इसको हम लोग को समझना है। तो इसमें क्या है कि बाहर के कंट्री में लोग इतने अवेयर हैं कि हर साल
और या कुछ में तो हर 6 महीने पे कुछ टेस्ट कराते हैं, रूटीन जो फॉलो टेस्ट है उसको कराते हैं। उससे शुरुआती अवस्था में कैंसर को हम पकड़ सकते हैं। जी। जैसे डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने किसी भी बीमारी को लेकर वो जल्दी खुलती नहीं है डॉक्टर्स के सामने, तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अभी ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इसके लिए क्या इसके भी कुछ खास लक्षण उन्हीं लक्षणों में से है मैडम। उसमें कुछ 1-2 चीज और उसमें ऐड हो जाएगा, जैसे कि उसमें था ना टी थिकनेस या लंप कहीं भी ब्रेस्ट में हो सकता है, आर्मपिट में भी होता है, एक्सिला जो है यहाँ हो सकता है, निप्पल जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, रिट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। ब्रेस्ट का जो साइज है जब आप देखेंगे तो एक ब्रेस्ट थोड़ा बड़ा लगेगा, एक छोटा लगेगा। जो निप्पल का लेवल है वो अपने लेवल पे नहीं दिखेगा। तो ये सब है, या कभी उससे ब्लीडिंग हो सकता है या कुछ डिस्चार्ज हो सकता है, इतना है। 3-4 चीज अगर उसमें आप समझ लें कि कोई गांठ है, ब्लीडिंग है, निप्पल अंदर की तरफ चला गया और स्किन का कुछ चेंज आ रहा है, जो ब्रेस्ट का जो स्किन है उसमें कुछ चेंजेस है कलर में, या ऐसा लगेगा कि उसे एक जख्म था वो जो भर गया है। अच्छा। उस तरह का भी चीज अगर है तो वो ब्रेस्ट कैंसर का निशानी है, लक्षण है। आपको एक डॉक्टर को मिलना है। बाहर की कंट्री में क्या रहता है कि 40 साल के बाद महिलाओं को एकदम ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए जाना रहता है, जाना ही है। उसका स्क्रीनिंग पे जाने से क्या है कि जो हम रिजल्ट देखे हैं, हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर अमेरिका में होता है, लेकिन वहाँ क्या है कि 5 में 1 महिला की मौत ब्रेस्ट कैंसर से होती है। चाइना में भी ऐसा ही है, हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर वहाँ होता है, वहाँ पे 4 में 1 महिला की मौत होती है। उधर 20% हो गया, इधर 25% हो गया। लेकिन अगर आप इंडिया की बात अगर करेंगी तो इंडिया में 2 में 1 महिला की मौत ब्रेस्ट कैंसर से हो जाती है, मतलब 50% मोर्टेलिटी है। वजह यही है, स्क्रीनिंग लोग करते नहीं, लोग में अवेयरनेस नहीं है, एडवांस स्टेज में आता है और ठीक होने का चांस एकदम कम हो जाता है। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कैंप लगाए जाते हैं, तो इस कैंप में जितने भी लोग जाते हैं, जांच करवाते हैं कैंसर की, तो इसका लाभ क्या लोगों को मिलता है? क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि कैंसर शिविर, जो जांच शिविर होता है, उसमें तो जांच कर दिया जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो इसका असर क्या अवेयर हो रहे हैं लोग इसके प्रति? अभी तो देखिए क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि महिलाओं में बहुत ज्यादा है, पुरुषों में भी होता है। 200 महिलाओं में को अगर है तो उसमें 200 में 1 पुरुष को होने का चांस रहता है, ऐसा रेशियो रहता है। तो महिलाएं एटलीस्ट इतना तो हुआ कि वो निकल के आने लगी, निकल के आती हैं। पहले जो उनको था कि नहीं हमको नहीं है, छुपा के रख रही हैं, मतलब बहुत पढ़ी लिखी, इवन के हॉस्पिटल में जो काम करती हैं लेडी, उन लोगों के साथ भी ऐसा रहता है, कुछ छुपा के रखती हैं। तो एटलीस्ट शिविर से ये तो अभी फायदा हमको ये दिख रहा है कि वो निकल के आ रही हैं। अभी हम लोगों ने एक कैंप लगाया था, 2 दिन में 239 महिलाएं आई, और वो भी हम लोगों को बंद करना पड़ा क्योंकि जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं था, हम लोगों ने उसको मना कर दिया कि हम लोग नहीं देख पाएंगे। 2 दिन में 239 महिलाएं आई, उनको पूरा अच्छे से स्क्रीन किया गया, वो जो रहता है मैमोग्राफी, वो किया गया। हमारे पास एक डिवाइस मौजूद है स्क्रीनिंग के लिए, हम लोगों ने उसको लेके किया, स्क्रीनिंग किया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था और बहुत ही अच्छा हुआ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे एटलीस्ट महिलाएं निकल के आ रही हैं। लोगों को उसमें करीब 4-5 लोगों का पॉजिटिव आया था, जो गांठ दिख रहा था। उसमें कुछ लोगों का जब हम जांच करा के देखे तो वो सिर्फ फाइब्रो एडिनोमा आया, मतलब कैंसर नहीं है लेकिन एक गांठ है जो दवाई देने से ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कम से कम लोग आ तो रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। अभी तो इतना कुछ है कि लोगों में क्या बोलेंगे, अंधविश्वास है या इतना रूढ़िवादिता है, वो लोग बाहर नहीं आ रही हैं। एटलीस्ट कम से कम बाहर तो आई हैं। यानी कि अब जो है आप ये कहना चाहते हैं कि इस शिविर का ये फायदा हुआ है कि महिलाएं निकलना शुरू की हैं, लोग अब अवेयर हुए हैं अपने हेल्थ के प्रति। और डॉक्टर साहब, आप ये तो हुई लक्षण की बात, निवारण क्या कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी है जिससे कैंसर को रोका जा सकता है या उससे बचा जा सकता है, ऐसा कुछ है क्या? घरेलू उपचार तो कुछ नहीं है, उससे बचने का यही है कि शुरुआत की अवस्था में आपको ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ना है। कोई भी कैंसर शुरुआती अवस्था में ही उसको पकड़ के हम उसको ठीक कर सकते हैं। बाहर के कंट्री में क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर इतना कॉमन हो गया तो वो लोग स्क्रीनिंग करते हैं,
जी। ना, तो उससे क्या है कि जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर है, हर साल अगर एक स्क्रीनिंग किया जाए, सिर्फ एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट करके देख लें, और एक सर्जन जो है वो प्रोस्टेट को अंदर फील करके देखते हैं, डिजिटल एक एग्जामिनेशन होता है, रेक्टल एग्जामिनेशन DRE, उससे करके हम प्रोस्टेट कैंसर को भी एकदम शुरुआती अवस्था में पकड़ सकते हैं, तो ठीक होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। बाहर में ये सब बिल्कुल ही मतलब क्योरेबल डिजीज है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपको शुरुआती अवस्था में पकड़ना है। दूसरा है कि कुछ कुछ कैंसर अभी ऐसा आया है जो उसको हम होने से रोक सकते हैं। उसमें है जो महिलाओं में होने वाला बच्चादानी के मुंह का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। वो कैंसर एक वायरस की वजह से होता है। तो अभी एक वैक्सीन आ गया है, अगर हम लड़कियों को शादी के पहले वो वैक्सीन देते हैं तो 2 डोज है, पहले 3 डोज था, लेकिन अभी रिकमेंडेशन 2 का आ गया, तो पूरा प्रोस्टेट सर्वाइकल कैंसर होने से उसको हम रोक सकते हैं, प्रोवाइडेड कि शादी के पहले दीजिए। जो एज रिकमेंडेड है वो है 15 से लेके 24 साल तक, लेकिन उसको एक बाहर के कंट्री में तो पुरुषों को भी देते हैं वो वाला वैक्सीन। तो यहाँ पर अगर आप लड़कियों को शादी के पहले अगर आप सर्वाइकल कैंसर देते हैं, 2 डोज देना है, 15 से 24, पूरा उसका होने का चांस एकदम रुक जाता है। और अगर डॉक्टर साहब ये अगर बाद की अवस्था में होती है, यानी 25-26 के साल में अगर होता है, तो उस वक्त उसका इलाज संभव है? इलाज संभव है। देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है उसमें हम लोग 2-3 बातें बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है, आप इसको होने से रोक सकती हैं। ये क्योरेबल है, स्टेज 4A तक, मतलब 1 से लेके 4A तक इसको हम क्योर कर सकते हैं। 4B मतलब बहुत कहीं फैल गया है, वो ठीक नहीं हो सकता है। और ये ट्रीटेबल है, मतलब अगर स्टेज 4B में चला गया तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते हैं। तो होने से रोक दिया और पूरा क्योर कर सकते हैं। और इतना कॉमन है हमारे इस तरफ के जोन में, मतलब जो ग्रामीण महिलाएं हैं उसमें नंबर 1 कैंसर है ये सर्वाइकल कैंसर, और जो शहरी महिलाएं हैं उसमें नंबर 2 पर है। ये बहुत कॉमन कैंसर है ये, और उसको हम होने से रोक सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, ये एक बात आपसे जानना चाहेंगे, लोगों में कहीं ना कहीं एक भय है, केमो जो इलाज है कैंसर का, इससे लोग मानते हैं कि जो भी उनकी एनर्जी होती है, जैसे बाल झड़ना, इस तरह की बीमारियां दूसरी शुरू हो जाती है। तो क्या सचमुच में ऐसा कुछ है? देखिए मैडम, कैसा है कि जो ट्रीटमेंट का तरीका है उसमें सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, इम्यूनोथेरेपी है जो रिसेंटली आया है, और कुछ एक हार्मोनल थेरेपी है। ये करीब करीब सब कैंसर में ऐसा रहता है। तो जिसमें हम जितना नंबर ऑफ ये टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हम ज्यादा दे सकते हैं, उसमें क्योर होने का चांस ज्यादा है। जैसे सर्वाइकल ये ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसमें ठीक होने का चांस बहुत ही ज्यादा रहता है। आपका जो सवाल है कीमोथेरेपी से रिलेटेड, कीमोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट का एक बहुत अहम पहलू है ट्रीटमेंट का। हम बस ये समझाते हैं कि आप ट्रीटमेंट के लिए आइए। जो साइड इफेक्ट है उसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा तकलीफ जो रहती है वो बाल के जाने का है, लेकिन उसके बाद बाल आता है और अच्छा बाल आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पहले हम लोग को भी लगता था कि बाल चला जाएगा, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने सोचा कैसे हम उसको रोक सकते हैं, कुछ भी काम नहीं आया। बाहर के कंट्री में कुछ करते हैं कि उसमें एक वो लगा देते हैं, बहुत उसको ठंडा रखता है, उससे जो है बाल गिरने का चांस कम हो जाता है। कुछ फायदा नहीं हुआ। बाल को जाने दीजिए, उसके बाद बाल आता है और अच्छा आता है। बहुत सारी महिलाओं को, हमको बस जब लेडी पेशेंट आती है ना, फीमेल, जब हमको बस यही उनको कन्विंस करना होता है कि आप बाल के लिए चिंता मत कीजिए, बाद बाकी सब कुछ जो है आप करवाइए, सब ठीक हो जाएगा। 2-3 चीज का ध्यान रखना होता है कीमो के समय में। एक कि आपका जो खाना है वो घर का बना हुआ ताजा और गर्म खाना आपको लेना है, पानी को उबाल के लेना है, कच्चा फल कुछ नहीं लेना है। थोड़ी एनर्जी कम होगी इसलिए आपको थोड़ा प्रोटीन रिच डाइट लेना है। डाइट पे ठीक से ध्यान रखिए। आप बाल की चिंता छोड़ दीजिए। उसमें थोड़ा बुखार जब आता है ना तभी थोड़ा हमको चिंता रहता है, अदरवाइज जो उल्टी है वो सब के लिए दवाई है। बस बाल के लिए कुछ हम नहीं कर सकते हैं, तो बाल को जाने देना है और बाल आएगा और अच्छा आएगा। जी डॉक्टर साहब, ऐसे भी कहते हैं कि जान बची तो लाखों पाए, बाल क्या चीज है। और चलते चलते डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देंगे? हम हमेशा एक ही बात बोलते रहते हैं मैडम
कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, इससे आपको लड़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई बीमारी आया है तो आप ये अगर भगवान पे भरोसा करते हैं तो ये समझिए कि आप ही को क्यों दिया, क्योंकि शायद आप में वो शक्ति है कि आप लड़ सकते हैं, आपको लड़ के बाहर निकलना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये तकलीफ हुई, लड़े और बाहर आए। बिल्कुल, बस डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है पहला, और जागरूक हो जाइए ताकि शुरुआती अवस्था में आप कैंसर को पकड़ सके। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात बताई कि डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। सचमुच में अगर ऊपर वाले पे भरोसा है तो कैंसर क्या चीज है। आज हमें भी उम्मीद है कि दर्शकों आप हमारे डॉक्टर साहब के इन बातों से सहमत होंगे और लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये तो हुई बात कैंसर रोग से संबंधित। अब बात करेंगे उनकी जिनके सर पर छत नहीं है। जी हाँ, जिला प्रशासन एक तरफ दावा कर रही है कि गरीबों को जिनके सर पर छत नहीं है उन्हें उनका आशियाना दिया जाएगा, पर सर्दी हो, गर्मी हो या फिर हो बरसात, सड़क पर जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों का दृश्य इन दावों का साफ पोल खोलती है। जी हाँ, साथ ही लगातार सड़क हादसों की तरफ भी इशारा करती है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बीते दिनों टाटानगर स्टेशन के बाहर घटित घटना ने ये साफ कर दिया है कि सड़क पर रात गुजार रहे लोगों को सड़क पर दौड़ती वाहनें कभी भी अपनी चपेट में ले लेंगी। किसी तरह से भीख मांगकर व कचरा चुनकर अपना जीवन यापन कर रहे गरीब व जरूरतमंदों को यह पता ही नहीं था कि जिस आराम की नींद से वे सड़क पर रात गुजार रहे हैं वो रात उनके लिए आखिरी रात होगी। घटना इतनी दर्दनाक थी कि पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं घटना के बावजूद लोग उसी स्थान पर मौत के मुंह में जिंदगी जीने को मजबूर हैं, क्योंकि ना ही जिला प्रशासन उनके लिए कुछ कर रही है और ना ही सरकार। कितने दिनों से आप रह रहे हैं यहाँ? मेरा होगा 45 साल यहाँ लाट होते थे। ये डिवाइडर के बीच में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे इतनी बड़ी घटना हुई है, इतने लोग गुजर गए हैं और इतने लोग घायल हैं। वो आपके परिवार के सदस्य थे? नहीं। उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं डिवाइडर के बीच में, डर नहीं लगता? क्या करिएगा, कहाँ जाए, घर ना द्वार है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं है। क्या करते हैं आप? कोई बोतल उतल कबाड़ी चूलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ठंड के समय में रैन बसेरा का इंतजाम किया गया है, आप लोग रैन बसेरा में क्यों नहीं जाते हैं? उधर हमने देखे भी नहीं है तो कहाँ से जाए। आप लोगों को कोई बताता नहीं है कहाँ पर क्या है? यही है तो छोटा मोटा झोपड़ी बनाए हैं, इसमें बसेरा करके। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि आज सुबह ही इतनी बड़ी घटना हुई है? हाँ, 4 बजे हुआ। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे आप? मैं जिस सर हुआ ट्रेनिंग था। नहीं, ये बताइए कि ड्राइवर पिया होगा ट्रेनिंग में। अच्छा, ये बताइए कि आपको डर नहीं लग रहा है कि वैसी परिस्थिति में उसके बावजूद आप यहाँ रह रहे हैं? कल को ये घटना कहाँ जाएंगे मालिक? आप लोग का आधार कार्ड है? नहीं। राशन कार्ड? कुछ नहीं है, सरकार कुछ बनाया ही नहीं। कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिला।
दूसरी तरफ 25 से 30 वर्षों से सड़क पर पूरे परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे लोगों का कहना है कि उनका हालचाल जानने कभी कोई अधिकारी नहीं आते। सड़क किनारे किसी तरह से गुजर बसर कर वो अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत जद्दोजहद करने के बाद उन्हें मिला तो सिर्फ पहचान पत्र, पर फिर भी वे अनजाने की तरह सड़क किनारे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें हर सरकारी सुविधाओं से काफी दूर रखा गया है। जब वे इसके लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। मजबूरी ऐसी कि हर एक पल वे सभी मौत के मुंह में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। आज इतना साल से पड़ा है, अभी तक हम लोग कुछ नहीं मिला है। नया नया सरकार बना, वो भी कुछ नहीं दिया हम लोग को। अब बोलता सब कुछ दिया। देखिए यहाँ धूप शीत पानी बरसात सब में यहाँ पर हम लोग पड़ा है, अभी तक हम लोग कुछ नहीं मिला। कितने सालों से आप रह रहे हैं? हो रहा 20, 40, 30 साल से हो रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? यहाँ से राम मंदिर वाला बोल रहा भागो भागो, कहाँ भागेंगे हम लोग? लाचार आदमी कहाँ रहेंगे? 25-30 साल से आप सड़क पे ही रात गुजार रहे हैं। सड़क पे अब क्या करेगा? हम लोग तो कोई सहारा नहीं है। बोलता सरकार ये दे रहा वो दे रहा, कहीं कुछ नहीं मिला हम लोग को अभी तक। आपका आधार कार्ड है? आधार कार्ड नहीं है, हाँ पहचान पत्र है खाली, और कुछ नहीं है। राशन कार्ड नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो इस संबंध में आप लोग किसी अधिकारी से बात नहीं किए? अब किससे बात करें, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को तो कोई सुनाई नहीं होता है। डर नहीं लगता रात में आप लोग रोड का बीच में कोई गाड़ी मार देगा? गाड़ी मोटर का तो डर लगता ही है, क्या करेगा? हम लोग जाए तो जाए, कहाँ जाए? घर ना द्वार है, कुछ नहीं है। ये तो देख कितने साल से हैं आप यहाँ? 20-25 साल से ज्यादा। ठंड के समय जिला प्रशासन के द्वारा रैन बसेरे का इंतजाम किया जाता है, पर वह रैन बसेरा अपने आप में ही विफल साबित होता दिख रहा है। रैन बसेरा की केयर टेकर की बात करें तो उनके अनुसार फुटपाथ पर रात गुजार रहे लोगों को बुलाने के बावजूद गरीब जरूरतमंद रैन बसेरा में नहीं आते, पर सही मायने में देखा जाए तो वह मात्र 10 लोगों की ही व्यवस्था वहां पर है। ऐसे में गरीब व जरूरतमंदों की एक बड़ी संख्या जाए तो जाए कहां। जो कि जेनेसी और सृष्टि नामक संस्था के द्वारा संचालित हो रही है। अच्छा, फुटपाथ पर रात गुजारने वाले लोग यहाँ आते हैं कि नहीं? जी आते हैं, कभी कभार, रोज नहीं आते हैं। तो वैसे लोग कहाँ रह रहे हैं? वैसे लोग तो स्टेशन में रहते हैं। वहाँ हम लोग गए थे बोलने के लिए उन लोगों को कि यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सुविधा मतलब सरकार दी है घर का आवास का, आप लोग आके यहाँ रहिए। तो बोले कि हाँ ठीक है जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, अगले दिन जाएंगे। मतलब ऐसे करके टाल रहे हम लोग, आते नहीं है। नहीं, क्योंकि पता नहीं, सोच रहे बहुत दूर है शायद। अच्छा, आसपास बरौमाइन से आसपास के क्षेत्रों में कोई अगर फुटपाथ पर है तो वो लोग आते हैं कि नहीं? हाँ उन लोग आते हैं, जैसे नजदीक में मेन रोड के नजदीक है ना, मेन रोड के जितने मतलब करीब रहते हैं तो उन लोग आते हैं। कितने लोगों के लिए रैन बसेरा में व्यवस्था है? जी यहाँ तो वैसे 10 बेड ही है। अच्छा जी। कितने लोग आते हैं? 10 बेड है तो यहाँ वही 14 लोग पर डे रहते हैं। कितने दिनों से यह संचालित है? जी ये तो करीबन 5 साल हो गए संचालित होकर। वहीं जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की माने तो ठंड के समय रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है, जहां उन्हें जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उसके बावजूद सड़क के बीचों बीच रात गुजारने वाले लोगों पर सख्ती भी बरती जाएगी। बात जब गरीब व जरूरतमंदों के सर पर छत की गई तो उनके अनुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनके सर पर छत नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया कराई जाएगी। जो दुर्घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
हर ज़िंदगी बहुत ही कीमती है और ये बहुत ही दुखद बात है कि बहुत लोग, इतनी गरीबी है कि बहुत लोगों को फुटपाथ पर सोना पड़ता है और कई बार सड़क पर चलने वाले वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरा वगैरह का इंतजाम किया गया है और उसमें मूलभूत सुविधाएं भी दी जा रही हैं। जहाँ तक मुझे सूचना मिली है वो भी पूरे अभी तक नहीं भर रहे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल से भी लोगों को अवेयर करें, सूचना दें कि यदि उन्हें कोई कठिनाई होती है तो रैन बसेरा में जाकर के प्रयास करें कि वहाँ पे उन्हें एकोमोडेशन मिल जाए। कई बार देखा गया है कि लोग इवन फुटपाथ पे नहीं, बल्कि सड़क के डिवाइडर वगैरह के बीच पर सो जाते हैं, जो कि बस दुर्घटना को आमंत्रण देने के बराबर ही है। हम लोग कोशिश करेंगे और ट्रैफिक पुलिस से भी बात करेंगे कि ऐसे लोगों को वहां से हटाया जाए ताकि वो वहां पर कम से कम ना रहें और किसी वाहन की चपेट में आकर के किसी दुर्घटना के शिकार ना हो। सर, ठंड के मौसम से अगर हम लोग अलग बात करते हैं तो हमेशा हर मौसम में, चाहे वो गर्मी, जाड़ा, बरसात, हमेशा सड़क के बीचों बीच जिस तरह से वो रह रहे हैं उसके लिए जिला प्रशासन कुछ सख्त कदम उठाएगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ट्रैफिक वाले से भी पर्सनल से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और इस तरह की जो अवांछनीय जगह है जहाँ पे ऐसे लोग सो जाते हैं जिससे दुर्घटना होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, उस पर हम लोग नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। और उन गरीबों के लिए कुछ आशियाना वगैरह जिला प्रशासन की तरफ से? प्रधानमंत्री आवास योजना तो है ही, उसमें ऐसे ही लोग जो जिनके पास घर नहीं है, ऐसे ही लोगों को आवास देने का प्लान चल रहा है। अभी JNAC के थ्रू भी काफी सारे आवास बन रहे हैं। ऐसे लोगों को फॉर्म दिए जाएंगे, उनसे आवेदन दिए जाएंगे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम संडे स्पेशल में कुछ रोचक जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।